बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। ठीक है, तो जो उसके बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी 10th स्टैंडर्ड पढ़े थे उसको हमने एक बार रिकॉल किया था। देन हमने क्या देखा था कि एटम क्या होता है, ये सभी मैटर का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, एंड हम उसको अभी तक क्या कह रहे थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह रहे थे। बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। इनका साइज एटम से भी छोटा होता है, इसलिए हम एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बोलते, बट इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं हर मैटर का। ठीक है, उसके बाद में हमने एक थियरी देखी थी। ओके, सबसे फर्स्ट थियरी हमने किसकी देखी थी? सबसे फर्स्ट थियरी अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग ही उससे किया था, उस थियरी से। उस थियरी में हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में नहीं बताया था, बट एटम के बारे में उन्होंने बताया था। ओके, जॉन डाल्टन सर। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था कि एटम मतलब एटम एक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, उसके बाद में हम लोग के माइकल फैराडे सर थे। उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में जीजे स्टोनी सर थे। जीजे स्टोनी सर ने हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर चार्जेस क्या होते हैं उनको नहीं पता थे। पर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई यूनिट है। ओके, यूनिट मतलब कि जैसे कि मैटर है तो मैटर का एक यूनिट हुआ एटम, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी एक यूनिट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जे थॉमसन सर ने इन सब की थ्योरीज पढ़ने के बाद में उन्होंने प्रैक्टिकली सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कब की थी डिस्कवरी? कौन से ईयर में? 1897 में उन्होंने किया था। ठीक है, बट उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया, उससे हमें चार्ज बाय मास रेशियो पता चला था। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो कितना था? चार्ज बाय मास रेशियो 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये उनको भी नहीं पता था। सो उसके आगे आर मिलिकन के ऑयल ड्रॉप मेथड से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं हमको वो पता चला। ठीक है, सो उनका ये ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है? ठीक है, सो सबसे पहले तो ये सेटअप था उनका। ओके, अब इस सेटअप के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इस तरीके से कोई तो ट्यूब है। ठीक है, उसके अंदर जैसे कि हमने पहले देखा था, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ओके, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज रॉड्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड था उसको हमने एनोड बोला और जो नेगेटिवली चार्ज था उसको हमने कैथोड बोला। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डायग्राम। पहले हम डायग्राम देखते हैं क्या क्या है। इस डायग्राम में क्या है? एक ऑयल स्प्रे है। ऑयल स्प्रे क्या होता है? इस ऑयल स्प्रे के हेल्प से इसके अंदर हमें क्या मिले? इसके अंदर हमें ऑयल के ड्रॉप्स मिले। ठीक है, और ये ड्रॉप्स बहुत ही छोटे 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 होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लोग घर में कॉलिन वगैरह यूज करते हैं तो उससे हम लोग स्प्रे करते हैं तो कितने छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उतने ही छोटे पार्टिकल हमें यहाँ पे ऑयल स्प्रे से मिल रहे थे। ओके, अब ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए ऑयल ड्रॉपलेट्स या फिर ऑयल के ड्रॉप्स। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर रखा एक एनोड। अब इस एनोड के यहाँ पर हमने कर दिया एक छोटा सा छेद। ठीक है, एक छोटा सा हमने यहाँ पर एक होल कर दिया। अब इस होल में से क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है? ऑयल का ड्रॉपलेट रखा हुआ है, मतलब ऑयल का स्प्रे हो रहा है, ऑयल स्प्रे कर रहे हैं हम लोग, तो वहां से ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। और ये होल जो है ये इतना छोटा है कि इसमें से एक बार में सिर्फ एक ही ऑयल का ड्रॉप नीचे फॉल होगा, और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रही है, बहुत स्लो। ओके, सो अब क्या होगा? ऑयल स्प्रे था, सबसे पहले यहां से एक ऑयल का ड्रॉप, ओके, एक ऑयल का ड्रॉप धीरे धीरे यहां पर आएगा, यहां पर नीचे गिरेगा। अब इस यहां पर नीचे गिरने के बाद में दिख रहा है ये एकदम स्मॉल सा एक ही है। अब इसके बीच में यहाँ पर इस वाले सेक्शन में क्या है? गैसेस भरी हुई है। ठीक है, ये गैसेस
कोई भी हो सकती है, लाइक हम लोग ने हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, इनर टाइप की गैसेस ले लिया, तो यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल लिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक्सरे का सोर्स रखा है। एक्सरे का सोर्स क्या करेगा, यहाँ पे हमने सोर्स रखा ही इसलिए, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर स्ट्राइक करने के लिए, वरना ऐसा क्या काम था। तो यहाँ पे हमने एक्सरे का सोर्स रखा है। ये सोर्स क्या करेगा, इसके बीच के जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है वो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। ओके, अब स्ट्राइक होने के बाद में देखिए ये एक्सरे है हम लोग का, ये एक्सरे का सोर्स है, यहां से निकल रहे हैं एक्सरेज। ओके, और ये हो गए ये गैस के मॉलिक्यूल से, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है इसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। अब इसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, बिकॉज ये एक्सरे जो था, ये एक्सरे सबके ऊपर फॉल हो रहा था, तो हर गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन 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 रिमूव हो रहे थे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब घूम रहे थे, सो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हुआ जो इस ऑयल के ऊपर आकर स्टिक हो गया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो अब ऑयल के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन आकर स्टिक हो गया। अब ये क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, बिकॉज ऑफ mg, ये बिकॉज ऑफ mg नीचे की तरफ गिरेगा। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे प्लेट पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए या रिपेल करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ऑयल का ड्रॉप नीचे गिर रहा था, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा था, हमने इसका वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके, थोड़ा सा वोल्टेज हमने यहाँ पर इंक्रीज किया। सो ये दोनों दूसरे को रिपेल करने लगे। ओके, अब ये दोनों इसको रिपेल कर रहे थे। अब mg क्या कर रहा था, mg उसको ऊपर से नीचे की तरफ पुश कर रहा था, और जो हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोड्यूस की उसकी वजह से वो उसको ऊपर की तरफ भेज रहा था। ठीक है, सो जो डाउनवर्ड का जो फोर्स है एंड अपवर्ड का जो फोर्स है, वो जब एक टाइम के बाद में जब बैलेंस हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तब क्या हुआ, तब ये जो हम लोग का ऑयल ड्रॉप था, ये बीच में, इस ट्यूब के बीच में ही तैरने लगा। ओके, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। अब वो कहाँ पर है, अब वो मिडल में ही है। सो जब ये मिडल में आ गया, तब हमने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप रखा, और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने यहाँ पर देखा कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टिक ऑन द ऑयल ड्रॉप। ओके, एंड mg की वजह से वो नीचे आ रहा था, बट हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से वो ऊपर जा रहा था। ओके, सो इस तरीके से माइक्रोस्कोप से, जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर देखा कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अब उन्होंने यहाँ पर एक गैसेस रखे थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस चेंज करके देखी, तो उन्हें पता चला कि डिफरेंट गैसेस को जब वो चेंज करे थे उनको मल्टीपल कुछ नंबर्स मिल रहे थे, बट वो मल्टीपल नंबर्स में से एक नंबर सेम था। ठीक है, वही उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, उन्होंने उस कैलकुलेशन करने के बाद में उन्हें एक नंबर मिला जो कि सारे नंबर्स में सेम था, मतलब उसका मल्टीपल मल्टीपल ही हो रहा था। ठीक है, सो वो नंबर क्या था, वही था हम लोग का इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, अब जे थॉमसन ने हमें मास बाय चार्ज बाय मास का रेशियो हमें दिया हुआ था, अब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें थॉमसन सर ने दिया, ये हमें मिलकर के ऑयल ड्रॉप से मिला। अब हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, कैसे, E/m रेशियो कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11। अब इसमें इसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये इसका क्या यूनिट है, कूलम पर किलोग्राम। किलोग्राम का ग्राम नहीं करना है। यहाँ पर हो गया मास, एंड ये हो गया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ओके, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 0.91 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम, विच इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, सो इस तरीके से हमें यहाँ पर, अब इन दोनों के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मिल गया है, इलेक्ट्रॉन का मास भी मिल गया है, एंड E/m रेशियो मिल गया। ठीक है, सब हम देखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, गोल्डस्टेन ने। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने वो कैथोड रे वाला देखा था,
एकदम उसका अपोजिट है यहाँ पर एनोड रेज वाला, ठीक है। सो वहां पर क्या हो रहा था, हमने वहां पर क्या किया था, कैथोड की तरफ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एनोड के पास में, ओके, और हमने एनोड के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल छेद किए हुए थे। सो कैथोड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जा रहे थे, और एनोड के पीछे हमने क्या लगाया था, फ्लोरोसेंट लगाया। तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर स्ट्राइक हो रहे थे एनोड के ऊपर, एनोड के पीछे, तो वहां पे हमें कुछ ग्लो यानी कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, यहाँ पर अब हम लोग एनोड के पास से कुछ चीजें कैथोड के पास में भेजेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम उसको एनोड रेज, जैसे वहां पे हम लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कैथोड बोल रहे थे, यहाँ पर हम उसको एनोड बोलेंगे। सो अब हमने यहाँ पर कैथोड यहाँ पर रखा था, तो ये हमारा हो गया कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड। ओके, और यहाँ पर हमने अब लगाई है फ्लोरोसेंट की कोटिंग। ये ट्यूब था यहाँ पे जैसा हमारा, और इसके अंदर लगते हैं छोटे छोटे छेद, ठीक है। बीच में बहुत सारी गैसेस थी, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको, इसकी जो प्लेट थी, इन दोनों को आगे हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक प्रेशर को लगा दिया था। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमने बहुत सारी गैसेस भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका प्रेशर पहले तो कम करेंगे। जैसे हमने वहां पर किया था, प्रेशर बहुत कम कर दिया था, जैसे कि 0.0001 mm मर्क्यूरी किया था, पर यहाँ पर हम उतना प्रेशर कम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे। प्रेशर हम यहाँ पर कर रहे हैं 0.1 mmHg। हमने यहाँ पे प्रेशर 0.1 mmHg किया। जब हमने इतना किया तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो बेसिकली हो रहा था क्या, कि यहाँ से ये अभी गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अभी गैस मॉलिक्यूल्स में से हो क्या रहा था, बीच में क्या थे, हमने यहाँ पे देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर एक प्लस H प्लस जैसे कुछ मॉलिक्यूल, जो कुछ आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। H प्लस करके कोई आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे। सो अब हमने क्या किया, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहा था, राइट, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो ये एनोड के पास में जा रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जा रहा था, तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के पास नहीं आ सकता है। सो यहाँ पर जो H प्लस वाले आयन थे, H प्लस मतलब यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल लेकर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर H प्लस या फिर प्लस पॉजिटिव आयन्स वाले जितने भी आयन थे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज ये क्या पॉजिटिव चार्ज आयन है और ये जो हम लोग कैथोड है नेगेटिव है, ठीक है। सो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव इसके बीच में थे, ये क्या होंगे, अब इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। अब ये जो पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन कैथोड के ऊपर आकर स्ट्राइक हो रहे थे, तो स्ट्राइक होने के बाद में हमें यहाँ पर भी कुछ ग्लो होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर ग्लो होना स्टार्ट हुआ तब हमें पता चला कि यहाँ से कुछ चीजें हैं जो एनोड के पास में तो जा रही है, पर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कैथोड के पास में भी रिटर्न आ रही थी, बिकॉज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन वहां पे जा रहा था, वहां पे फ्लोरोसेंट लगाया तो हमको वहां चमकता हुआ दिखाई दिया, वहां पर हमने छोटे छोटे होल किए थे तो यहाँ पर जाते हुए चमकता हुआ दिखाई दिया, पर हमने यहाँ पर छेद किया और यहाँ पर हमने फ्लोरोसेंट की कोटिंग लगाई, तो पॉजिटिव सारे के सारे यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा था और यहाँ पर हमें ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। सब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, बट आगे जाके रुदरफोर्ड सर ने इसकी डिस्कवरी की थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि हमने कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज देखी थी, वही प्रॉपर्टीज इसकी भी है, बट इसमें सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है। क्या, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोल रहे थे बिकॉज हम कोई भी एलिमेंट ले, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले, उसमें से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, राइट। लाइक मैं अगर हीलियम ले लेती हूँ तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सब में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट यहाँ पर ये H आयन, H प्लस आयन सेम नहीं थे,
ठीक है। हम जब जब ये गैस चेंज कर रहे हैं तब तब ये हम लोग का जो H+ आयन था वो चेंज हो रहा था। लाइक हाइड्रोजन है फिर हीलियम होगा, बिकॉज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सबके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से हम प्लस यानी कि प्रोटॉन वाले चार्जेस को या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते। ये सबका बेस नहीं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो सबका बेस होता है, बट प्लस वाले आयन सबका बेस नहीं होता है। देन गैसियस प्लस आयंस आर कैनल रेज, ठीक है। हम एनोड, हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज हम किसको बोल रहे थे? हमने कैथोड रेज किसको बोला था? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैथोड रे बोल रहे थे। तो एनोड रे हम किसको बोलेंगे? एनोड रे हम यहाँ पर फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स को एनोड रे नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर गैसियस पॉजिटिव आयंस को, जो भी पॉजिटिव आयंस गैस के होंगे हम उनको ही कैनल रेज, ओके सॉरी, यहाँ पर कैनल रेज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एनोड रेज, ठीक है। सॉरी, कैथोड रे नहीं, यहाँ पे एनोड रे आएगा, बिकॉज एनोड की तरफ से यहाँ पर आ रहा है तो हम उसको एनोड रेज बोलेंगे। अब इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमने यहाँ पर भी वही किया जैसे हम वहां पर कर रहे थे। हम वहां पर बीच में जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, तो हमने ऊपर नीचे मैग्नेट लगा दिया और ऊपर नीचे एक्सटर्नल अलग से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो हम लोग के जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन थे, अगर ऊपर प्लस वाला चार्ज रहेगा तो वहां पर डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ से अगर प्लस चार्ज वाले आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर ट्यूब के ऊपर ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर ये प्लस वाला चार्ज जैसे, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वही अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बीच में लगा देते तो वहां पर भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे। बट अगर ये और ये एब्सेंट रहे तो ये क्या होंगे, ऊपर नीचे ना जाकर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। ओके, देन इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हमने वहां पर क्या देखा था कि वो लोग नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, बट एनोड रेज डिपेंड करती है, ठीक है। अब इट हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी विच रोटेट माइका व्हील। अब इनके पास हमने वो नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होती है काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर जो हम लोग के फास्ट मूविंग आयंस आ रहे हैं उनके पास में भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है विच रोटेट माइका व्हील। इसका मतलब क्या होता है, हमने एक ट्यूब लिया हुआ है ना, और यहाँ से हम लोग के प्लस आयन वाले इस तरफ आ रहे हैं सामने की तरफ, तो हमने बीच में क्या किया, हमने बीच में इस तरीके से व्हील रख दी, और जैसे ही व्हील रखी ना तो जैसे ही इसके पास स्ट्राइक होंगे तो वैसे ही गोल गोल घूमने लगा। जैसे स्ट्राइक होगा जैसे जैसे उसके पास स्ट्राइक होते वैसे जैसे जैसे यहाँ पे स्ट्राइक होते वैसे वैसे वो रोटेट होता जा रहा था। तो इससे हमको पता चला कि हाँ, इसके पास भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसका चार्ज बाय मास रेशियो पता है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा अपने को। चार्ज क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर भी हमें चार्ज बाय मास रेशियो मिला हुआ है, हमें यहाँ पर चार्ज मिला हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते? मास कितना आएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेशन करने के बाद में, कैलकुलेशन करोगे आप लोग, ओके। कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पर इसका मास आएगा, ये कितना हो जाएगा, -27 ओके। सो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन की एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में, ओके। इलेक्ट्रॉन की कब हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में हुई थी, ओके। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरीज काफी टाइम पहले हो चुकी थी, तो उस हिसाब से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पहले हो जानी चाहिए थी, बट उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? न्यूट्रॉन का मास तो था, बट न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्जेस नहीं थे, तो किसी को समझ में नहीं आती कि जिसके पास कोई चार्जेस नहीं तो ऐसा कोई एटम या फिर ऐसा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ओके। तो बाद में जेम्स चैडविक सर ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया है देखते चलिए। ये हमारा सेटअप है,
अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जिसमें से हमें अल्फा पार्टिकल्स आएंगे। ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने और कोई पार्टिकल्स देखे नहीं होंगे, उन्होंने बाकी काफी सारे पार्टिकल्स देखे थे, बट ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एक ही बार में सही तरीके से हुआ नहीं था। उन्होंने काफी सारे सोर्सेज चेंज किए होंगे। एंड यहाँ पर जो बेरिलियम की शीट है, ओके, यहाँ पर ये जो बेरिलियम की शीट है, तो इस बेरिलियम की शीट के अलावा भी उन्होंने काफी सारे डिफरेंट मेटल्स ट्राई किए थे, ठीक है, जो उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे। ओके, मतलब 1932 की बात है, तो उस टाइम तक काफी सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, काफी सारे मेटल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उन्होंने काफी सारी चीजों पे इसको अप्लाई किया। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे तो उनको काफी, मतलब कि उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो जब उन्होंने बेरिलियम के साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो उनको अच्छे रिजल्ट मिले। ओके, इसलिए यहाँ पर बेरिलियम की शीट लिखी हुई है। ओके, डायरेक्टली उन्होंने बेरिलियम की शीट नहीं लिया था, उन्होंने काफी सारी चीजें ट्राई की थी, उसके बाद में उन्हें ये एक मिला था मेटल, जिससे वो लोग कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर रखा था उन्होंने बीच में पैराफिन वैक्स। ओके, ये पैराफिन वैक्स है, और यहाँ पे ना डिटेक्टर, जो ये डिटेक्ट करेगा कि बाहर क्या आ रहा है। ओके, अब अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की शीट के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम की शीट के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं। सो यहाँ पर ये रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बेरिलियम है हमारा, ओके, और ये क्या है हम लोग का हीलियम। ठीक है, सो यहाँ पे बेरिलियम एंड हीलियम को जो प्लस किया गया, जब उन्होंने स्ट्राइक हुए एक दूसरे के ऊपर, तो हमें यहाँ पे मिला था कार्बन, एंड हमें यहाँ पर सिंगल एक न्यूट्रॉन मिला था। ओके, यहाँ पर हमें सिंगल क्या मिला था, न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पर ये जीरो है, इसका मतलब इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन। अब अगर जीरो इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मे बी उसके पास प्रोटॉन भी नहीं होंगे। ओके, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके पास में सिर्फ एक चीज बची थी, जो कि चार्जलेस थी, इसके पास कोई चार्ज ही नहीं था, तो उस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, ये इस तरीके की चीज हुई थी। ओके, एक्चुअली में ये कार्बन यहाँ पर बन नहीं रहा था। ओके, अब जो भी एलिमेंट वहां पे उनको मिला, जो भी चीज उनको वहां पर बनकर मिली, तो उसका जो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास था वो इतना था, तो उसके अलावा जो बचा था वो इतना होगा। ओके, 0 and 1 यहाँ पर न्यूट्रॉन। तो ये रिएक्शन वहां पर हुई, बेरिलियम की थिन शीट थी, उसके ऊपर हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया, और यहाँ पर हमें क्या मिला, कार्बन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो यही जो हमारा न्यूट्रॉन है, इस तरीके से इसका डिस्कवरी हुआ। ओके, देखिए अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले, यानी कि हीलियम वाले हम लोग के न्यूक्लियस यहाँ से निकले। ओके, ये यहाँ से निकले, बेरिलियम की शीट के ऊपर स्ट्राइक हुए, बेरिलियम की शीट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद में यहाँ से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकले। ओके, अब ये पैराफिन वैक्स जो होता है ये प्रोटॉन रिच होता है। ठीक है, सो पैराफिन वैक्स के थ्रू जो प्रोटॉन्स थे वो सब तो बाहर निकल गए, बट जो न्यूट्रॉन्स थे वो वहीं पर रुक गए, वहीं पर स्टॉप हो गए। ओके, वो वहीं पर स्टॉप हो गए, जो प्रोटॉन्स थे वो निकल गए एंड जो न्यूट्रॉन्स थे वहीं पर स्टॉप हो गए। तो इससे उनको पता चला कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है, ठीक है, या फिर उनका वेट बोल सकते हैं अपन, उनका जो वेट होता है वो प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कैसे होंगे, जैसे कि हमको पता है हीलियम होता है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आजू बाजू में होते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो उसके पास में क्या बचेगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसके बीच में बचेगा क्या, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो हम लोग का एटम है या फिर मॉलिक्यूल है हीलियम का, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस का। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इनकी 2 प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, सो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हमने क्यों बोला, समझ में आया यहाँ पर। ओके, अब अल्फा पार्टिकल आर डोंट कंटेन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अगर बोला है, बिकॉज यहाँ पे देखो बच्चा क्या है उसके पास में, इलेक्ट्रॉन सारे जब निकाल दिए उसके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, सिर्फ उसका न्यूक्लियस मिला है। ओके, अब उनके पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा हमको यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस से काम था।
क्योंकि उसके पास काफी अच्छी खासी एनर्जी थी, ठीक है, इसलिए। और इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है इसके पास में, इसलिए इट डोंट कंटेन इलेक्ट्रॉन। पैराफिन वैक्स इज प्रोटॉन रिच, पैराफिन वैक्स होती है प्रोटॉन रिच होती है, ठीक है। एंड ये रिएक्शन है, इस तरीके से हुई थी हम लोग की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन पे चार्जेस, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन का मास। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतना लेट होने का रीजन तो सिर्फ यही था कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ओके। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ओके। ये किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का। वैसे प्रोटॉन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं कि चार्जेस क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। बेसिक चार्ज तो ये थे, न्यूट्रल चार्ज। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में देखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये माइनस में और ये प्लस में, और इसके ऊपर जीरो चार्ज। मास कितना देखा था हमने इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना देखा था अपन ने, 1.7525 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ओके। और इसका चार्ज कितना देखा था अपन ने, 1.7548 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है मास का, ठीक है, वेट का। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं, कितना डिफरेंस है, 2, 5 एंड 4, 8, बस इतना ही है। तो न्यूट्रॉन वेट में सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद हो गया हमारा प्रोटॉन, उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो पूरे के पूरा एटम होता है उसका पूरा का पूरा मेन मास जो होता है वो कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। उसको हम लोग रेजिन मॉडल या फिर हम उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि जो एटम होता है, क्योंकि हमें पहले थ्योरी मिली हुई थी, पहले जो फर्स्ट थ्योरी थी एटम के बारे में वो हमें किसने दिया था, फर्स्ट लेक्चर में देखा है हमने, एटम की थ्योरी हमें दिया है, किसने दिया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है एटम की थ्योरी। जॉन डाल्टन सर ने, ओके, ठीक है, उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी, ओके। सो उनका थोड़ा सा रूल्स लेकर एटम के बारे में, एंड इन्होंने इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, तो वो अपना रूल लेकर इन्होंने एटम के बारे में हमें कुछ चीजें बताई, ठीक है। उन्होंने हमें क्या बताया कि जो एटम होता है ना वो कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब सबसे पहले हमको मॉडल देखते हैं, उनके मॉडल का नाम क्या क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, रेजिन मॉडल बोलो, फिर वाटरमेलन मॉडल बोलो, ठीक है। ये अपन वाटरमेलन मॉडल से पढ़ेंगे बिकॉज हमें ये वाली जो चीज है ये हमें ज्यादा रिलेटेबल रहती है, ओके। प्लम पुडिंग क्या होती है इतना तो हमें पता नहीं होगा ज्यादा, तो वाटरमेलन अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। तरबूज होता है, कैसा दिखता है, हमने खाया है, ओके, तो ये हमको पता है। सो वाटरमेलन कैसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से होता है, ठीक है, गोल गोल। अभी हमने ये जो वाटरमेलन है उसको आधा कट कर लिया, ठीक है। आधा कट करने के बाद में यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है कैसा रहता है, रेड 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 रेड, ठीक है। और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या रहता है, छोटे छोटे बीज, ओके। ऐसा कभी देखा है कि पूरा का पूरा वाटरमेलन ही बीज का भरा हो, पूरा का पूरा वाटरमेलन ही काला काला बीज से भरा हो और लाल लाल बस थोड़ा थोड़ा पार्टिकल हो, थोड़ा थोड़ा पार्ट हो उसका, ऐसे कभी नहीं करते। तो ये हम लोग का वाटरमेलन हमने बना लिया। अब इस वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है ना, वो रेड पार्ट को उन्होंने बोल दिया वो पार्ट है पॉजिटिव, ठीक है,
ये रेड पार्ट को क्या बोला कि ये पूरा का पूरा रेड पार्ट पॉजिटिव है और उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे बीज, वो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो क्या है हम लोग के इलेक्ट्रॉन। उनके हिसाब से जो प्रोटॉन होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इसमें रेड पार्ट है वो क्या है, वो है प्रोटॉन का। और जो छोटे पार्टिकल हमको ब्लैक कलर के बीज होते हैं ना, उन्होंने कह दिया कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था उनका मॉडल। तो उनके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो हर जगह पर फैला हुआ है। जो हम लोग का तरबूज है तो उसके हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और थोड़े कहीं जगह पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड यानी कि पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज में कहीं थोड़ी जगह पर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनके हिसाब से एटम के ऊपर जो मास होता है, जो एटम का हमारा मास होता है वो हर जगह यूनिफॉर्म है यानी कि सेम है। ठीक है, बट हमने बाद में जो थ्योरीज पढ़ी हमको पता है कि जो मेन उसका मास होता है वो कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस पे होता है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते क्या है, बेसिकली बीच में होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में रिवॉल्व करते हैं, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये थ्योरी तो उनकी यहाँ पर गलत हो रही है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना, न्यूक्लियस कहाँ होता है, एकदम सेंटर में होता है और उसके अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आजू बाजू में रिवॉल्व करते हैं। तो जो मेन मास है वो बीच में ही होगा और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओवरऑल न्यूट्रलिटी, उन्होंने पर ये चीज सही कही कि जो एटम होता है वो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जितने प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, और ओवरऑल हम लोग का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उनका जो ये कहना था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बन गया उनका ड्रॉबैक। ठीक है, बाद में इनका ड्रॉबैक बन गया बिकॉज आगे डिस्कवरीज हुई, हमको ही पता है ये ड्रॉबैक इनका। इलेक्ट्रॉन और एम्बेडेड, क्या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कहीं पर भी रैंडमली थोड़े जगह पर है, नहीं, वो तो इस तरीके से ऑर्बिट के अंदर होते हैं। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है बिकॉज हमें पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, तो ओवरऑल जो एटम होता है उसका मास कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। तो ये वाला जो रूल था उनका वो भी गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसको नोट करो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।